चैप्टर 23 जुजा से उड़ान। मेटाक ने बर्था किरचर को तालाब के किनारे की ओर ले जाते हुए, लड़की को पहले तो इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है, लेकिन जब वे किनारे पर पहुंचे तो उसने अपनी गति कम नहीं की। उसे भयावह सच्चाई का अंदाजा हो गया। जब वो उसके साथ सिर के बल पानी में कूदा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप प्रार्थना की, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि पागल का खुद को और उसे डुबोने के अलावा कोई और उद्देश्य नहीं था। और फिर भी प्रकृति का पहला नियम इतना शक्तिशाली है कि निश्चित मृत्यु के सामने भी, जैसा कि वह निश्चित रूप से खुद पर विश्वास करती थी, वह जीवन से दृढ़ता से चिपकी रही। और जब वह पागल के शक्तिशाली चंगुल से खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी, तो उसने अंतिम क्षण के लिए अपनी सांस रोक रखी थी, जब दम घोंचने वाला पानी अनिवार्य रूप से उसके फेफड़ों में भर जाएगा। भयावह अनुभव के दौरान उसने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा, ताकि पहली डुबकी के बाद उसे पता चल जाए कि वह आदमी उसके साथ सतह के नीचे तैर रहा है। उसने शायद 1 दर्जन से ज्यादा झटके सीधे पूल की अंतिम दीवार की ओर लगाए और फिर वह उठ गया, और एक बार फिर उसे पता चला कि उसका सिर सतह से ऊपर था। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वे एक गलियारे में थे, जिसकी छत पर लगी जाली से हल्की रोशनी आ रही थी। एक घुमावदार गलियारा, दीवार से दीवार तक पानी भरा हुआ था। इस दौरान वह आदमी आसान शक्तिशाली स्ट्रोक के साथ तैर रहा था, साथ ही साथ उसकी ठोड़ी को पानी के ऊपर पकड़े हुए था। 10 मिनट तक वह बिना रुके इस तरह तैरता रहा और लड़की ने उसे उससे बात करते हुए सुना कह रहा है, जैसा कि उसने तुरंत महसूस किया, क्योंकि आधे तैरते हुए उसने अपनी पकड़ उस पर इस तरह से बदल दी कि वह एक हाथ की उंगलियों से उसकी नाक और मुंह को छू सकता था। वह समझ गई कि उसका क्या मतलब था और तुरंत एक गहरी सांस ली, जिसके बाद वह तेजी से सतह के नीचे गोता लगाता हुआ उसे अपने साथ नीचे खींचता चला गया। और फिर 1 दर्जन स्ट्रोक या उससे अधिक समय तक वह इस तरह पूरी तरह से डूबा रहा। जब वे फिर से सतह पर आए तो बर्था किरचर ने देखा कि वे एक बड़े लैगून में थे और उनके ऊपर चमकीले सितारे चमक रहे थे, जबकि दोनों ओर गुंबददार और मीनार वाली इमारतें तारों से जगमगाते आसमान के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। मेटाक तेजी से लैगून के उत्तरी किनारे पर तैर गया, जहां एक सीढ़ी के माध्यम से दोनों तटबंध पर चढ़ गए। चौक में अन्य लोग भी थे, लेकिन उन्होंने उन 2 लथपथ आकृतियों पर बहुत कम ध्यान दिया। जब मेटाक लड़की को अपने साथ लेकर फुटपाथ पर तेजी से चला गया तो बर्था किरचर केवल उस आदमी के इरादों का अनुमान लगा सकती थी। उसे भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और इसलिए वह उसके साथ चुपचाप चली गई, इस उम्मीद के साथ कि कोई भाग्यशाली परिस्थिति अंततः उत्पन्न हो सकती है जो उसे स्वतंत्रता और जीवन का वांछित अवसर देगी। मेटाक उसे एक इमारत की ओर ले गया, जिसमें प्रवेश करते ही उसने पहचाना कि यह वही इमारत है जिसमें उसे और लेफ्टिनेंट स्मिथ ओल्डविक को शहर में लाए जाने के बाद ले जाया गया था। नक्काशीदार डेस्क के पीछे अब कोई आदमी नहीं बैठा था, लेकिन कमरे में 1 दर्जन या उससे ज्यादा योद्धा थे, जो उस घर के अंगरखे में थे जिससे वे जुड़े हुए थे। इस मामले में सफ़ेद और प्रत्येक के सीने और पीठ पर एक शिखा या बैज के रूप में एक छोटा शेर था। मेटाक के प्रवेश करते ही और लोगों ने उसे पहचान लिया, वे उठ खड़े हुए और उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कमरे के पीछे एक मेहराबदार द्वार की ओर इशारा किया। मेटाक ने लड़की को इस ओर ले गया और फिर, जैसे कि अचानक संदेह से भर गया हो, उसने चालाकी से अपनी आंखें सिकोड़ ली और सैनिकों की ओर मुड़ते हुए उसने एक आदेश जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप वे सभी छोटे से द्वार से होकर उसके आगे चले गए और थोड़ी दूर आगे सीढ़ियों की एक उड़ान चढ़ गए। सीढ़ी और ऊपर का गलियारा छोटी छोटी लपटों से रोशन था, जिससे ऊपरी गलियारे की दीवारों में कई दरवाजे दिखाई दे रहे थे। इनमें से एक पर पुरुष राजकुमार को ले गए। बर्था किरचर ने उन्हें दरवाज़ा खटखटाते देखा और मोटे दरवाजे से आवाज़ सुनी जो धीरे धीरे बुलावे का जवाब दे रही थी। उसके आसपास के लोगों पर इसका असर बिजली जैसा था। तुरंत ही उत्तेजना का माहौल बन गया और राजा के बेटे के आदेश के जवाब में सैनिकों ने दरवाजे पर जोर से पीटना शुरू कर दिया, अपने शरीर को उस पर फेंकना शुरू कर दिया और अपनी तलवारों से पैनलों को काटने की कोशिश की। लड़की को अपने अपहरणकर्ताओं के स्पष्ट उत्साह के कारण पर आश्चर्य हुआ।
उसने देखा कि दरवाजा प्रत्येक नए हमले के सामने झुक रहा था, लेकिन जो बात उसने नहीं देखी वह थी दरवाजे के अंदर गिरने से ठीक पहले उन दो व्यक्तियों की आकृतियां, जो अकेले ही पूरी दुनिया में उसे बचा सकते थे, जो बगल की एक कोठरी में भारी पर्दों के बीच से गुजरते हैं और एक अंधेरे गलियारे में गायब हो जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुला और योद्धा कमरे में पहुंचे, राजकुमार भी कमरे में घुस गया। राजकुमार तुरंत ही क्रोध से भर गया, क्योंकि कमरे खाली थे, केवल महल के मालिक का मृत शरीर था और काले गुलाम ओटोबो की मृतदेह थी, जो कोठरी के फर्श पर पड़ी थी। राजकुमार खिड़कियों की ओर दौड़ा और बाहर देखने लगा, लेकिन जब कमरे से शेरों की बंद गुफा दिखाई देने लगी, जहां से राजकुमार को लगा कि कोई बच नहीं सकता, तो उसकी उलझन और बढ़ गई। हालांकि उसने कमरे में कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश की कि वहां पहले कौन रहता था, लेकिन उसे पर्दों के पीछे कोई जगह नहीं मिली। पागलपन की चंचलता के कारण वह जल्दी ही खोज से थक गया और नीचे की मंजिल से उसके साथ आए सैनिकों की ओर मुड़ा और उन्हें विदा किया। टूटे हुए दरवाजे को ठीक से ठीक करने के बाद वे लोग अपार्टमेंट से बाहर चले गए और जब वे फिर से अकेले हो गए तो मेटाक लड़की की ओर मुड़ा। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उसका चेहरा एक भयानक तिरछी नज़र से विकृत हो गया। उसके चेहरे पर ऐंठन के साथ तेजी से हरकतें होने लगीं। लड़की, जो कोठरी के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, पीछे हट गई। उसका डर उसके चेहरे पर झलक रहा था। वह धीरे धीरे कमरे में पीछे की ओर चली गई, जबकि वह पागल व्यक्ति पंजे जैसी उंगलियों के साथ चुपके से उसके पीछे रेंगता हुआ उस पल की प्रतीक्षा में आगे बढ़ा जब वे आगे बढ़कर उसे पकड़ लेंगे। जब वह नीग्रो के शव के पास से गुजरी तो उसका पैर उसके बगल में किसी बाधा से टकराया और नीचे देखने पर उसे वह भाला दिखाई दिया जिससे ओटोबो को कैदियों को पकड़ना था। तुरंत वह आगे झुकी और उसे फर्श से छीन लिया और उसकी नुकीली नोक पागल के शव पर तान दी। मेटाक पर इसका प्रभाव विद्युतीय था। चुपके से चुप रहने के कारण वह जोर से हंसने लगा और अपनी तलवार खींचकर लड़की के सामने इधर उधर नाचने लगा, लेकिन वह जिस भी तरफ जाता भाले की नोक उसे डराती रहती। धीरे धीरे लड़की ने उस प्राणी की चीखों के स्वर में बदलाव देखा जो उसके भयानक चेहरे पर बदलते भावों में भी झलक रहा था। उसकी उन्मादी हंसी धीरे धीरे क्रोध की चीखों में बदल रही थी, जबकि उसके चेहरे पर मूर्खतापूर्ण तिरस्कार की जगह एक क्रूर तिरस्कार और ऊपर की ओर मुड़े हुए होठों ने ले ली थी, जिससे उसके नीचे नुकीले नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। वह अब तेजी से लगभग भाले की नोक तक दौड़ा, फिर कूदकर कुछ कदम एक तरफ भागा और फिर से घुसने की कोशिश की। इस दौरान उसने भाले को इतनी हिंसा से काटा कि लड़की को मुश्किल से अपना बचाव करना पड़ा और हर बार उसे कदम दर कदम जमीन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां वह कमरे के किनारे सोफे के सहारे खड़ी थी, जब एक अविश्वसनीय रूप से तेज चाल के साथ मेटाक झुका और एक छोटा स्टूल पकड़कर सीधे उसके सिर पर फेंक दिया। उसने भारी मिसाइल को रोकने के लिए भाला उठाया, लेकिन वह पूरी तरह सफल नहीं हुई और प्रहार के प्रभाव से वह पीछे की ओर सोफे पर गिर गई और तुरंत मेटाक उसके ऊपर आ गया। टार्ज़न और स्मिथ ओल्डविक ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि कमरे में रहने वाले बाकी दो लोगों का क्या हुआ। वे चले गए थे और जहां तक इन दोनों का सवाल है, वे शायद कभी वापस न आए। टार्ज़न की एक ही इच्छा थी कि वह फिर से सड़क पर पहुंच जाए, जहां अब चूंकि वे दोनों किसी तरह के भेष में थे, इसलिए वे अपेक्षाकृत सुरक्षित तरीके से महल की ओर बढ़ पाएंगे और लड़की की तलाश जारी रख पाएंगे। स्मिथ ओल्डविक टार्ज़न के आगे गलियारे में आगे बढ़े और जैसे ही वे सीढ़ी पर पहुंचे, वे जाल हटाने के लिए ऊपर चढ़ गए। उन्होंने कुछ देर तक काम किया और फिर मुड़कर टार्ज़न को संबोधित किया। जब हम नीचे आए तो क्या हमने इस जाल का कवा बदला था? मुझे याद नहीं कि हमने ऐसा किया था। नहीं, टार्ज़न ने कहा, इसे खुला छोड़ दिया गया था। ऐसा मैंने सोचा, स्मिथ ओल्डविक ने कहा, लेकिन अब ये बंद हो चुका है और इसमें ताला लगा हुआ है। मैं इसे हिला नहीं सकता। संभवतः आप हिला सकते हैं, और वह सीढ़ी से नीचे उतर गया। हालांकि टार्ज़न की अपार शक्ति का भी कोई असर नहीं हुआ, सिवाय इसके कि सीढ़ी की एक सीढ़ी टूट गई, जिस पर वह धक्का दे रहा था, जिससे वह लगभग नीचे गिर गया। सीढ़ी टूटने के बाद उसने अपने प्रयासों को फिर से शुरू करने से पहले एक पल के लिए आराम किया
और जब वह जाल के कवर के पास अपना सिर रखकर खड़ा था तो उसने अपने ऊपर की छत पर आवाजें स्पष्ट रूप से सुनी। ओल्डविक के पास जाकर उसने उसे बताया कि उसने क्या सुना था। हमें कोई और रास्ता ढूंढ लेना चाहिए, उसने कहा, और दोनों ने अपने कदम वापस कोने की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। टार्ज़न फिर से आगे था और जैसे ही उसने कोने के पीछे का दरवाज़ा खोला, वह अचानक डर के स्वर और एक महिला की आवाज़ में ये शब्द सुनकर चौंक गया, हे भगवान, दया करो, फांसी के ठीक पीछे से। यह सावधानीपूर्वक जांच करने का समय नहीं था और उसने छेद ढूंढने और पर्दों को खोलने का इंतजार भी नहीं किया, बल्कि एक बलवान हाथ के एक झटके से उन्हें सहारे से खींचकर कपी माना वाले से छलांग लगाकर कोठरी में चला गया। उसके प्रवेश की आवाज सुनकर पागल ने ऊपर देखा और जब उसने पहले तो अपने पिता के सैनिकों की वर्दी में केवल एक आदमी को देखा तो उसने गुस्से से चिल्लाकर आदेश दिया, लेकिन दूसरी नज़र में, जिसमें नवागंतुक का चेहरा दिखाई दिया, पागल ने अपने शिकार के लस्त शरीर से छलांग लगा दी और जाहिर तौर पर तलवार को भूल गया जिसे उसने लड़की से जूझने के लिए छलांग लगाते समय सोफे के पास फर्श पर गिरा दिया था। उसने अपने नंगे हाथों से अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर दिया, उसके तीखे दांत दूसरे के गले को खोज रहे थे। हेरोद का बेटा मेटाक कोई कमजोर नहीं था, स्वभाव से शक्तिशाली और अपने उन्मादी क्रोध के दौर में और भी अधिक शक्तिशाली होने के कारण वह शक्तिशाली बंदर मनुष्य के लिए भी कोई मामूली दुश्मन नहीं था, और इसके अलावा उसके लिए एक अलग लाभ ये था कि लड़ाई की शुरुआत में ही टार्ज़न ने पीछे की ओर कदम बढ़ाते हुए अपनी एड़ी उस आदमी की लाश से टकराई जिसे स्मिथ ओल्डविक ने मारा था, और मेटाक को अपनी छाती पर लिए हुए जमीन पर भारी रूप से पीछे की ओर गिर गया। पागल ने बिल्ली की तरह फुर्ती से टार्ज़न के गले में अपने दांत गड़ाने की कोशिश की, लेकिन टार्ज़न की तेज हरकत की वजह से वह सिर्फ टामंगनी के कंधे को ही पकड़ पाया। यहाँ वह तब तक चिपका रहा जब तक उसकी उंगलियां टार्ज़न के गले को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं, और तभी बंदर आदमी ने हार की संभावना को भांपते हुए स्मिथ ओल्डविक को लड़की को लेकर भागने के लिए कहा। अंग्रेज ने बर्था किर्चर की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, जो अब सोफे से उठकर कांप रही थी। उसने उसकी आंखों में प्रश्न देखा और एक प्रयास के साथ उसने खुद को पूरी ऊंचाई पर खींच लिया। नहीं, वो चिल्लाई, अगर वो यहाँ मरता है तो मैं भी उसके साथ मर जाऊंगी। अगर तुम चाहो तो जाओ, तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं नहीं जा सकती। टार्ज़न अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था, लेकिन पागल अभी भी उससे मजबूती से चिपका हुआ था। लड़की अचानक स्मिथ ओल्डविक की ओर मुड़ी। तुम्हारी पिस्तौल, वह चिल्लाए, तुम उसे गोली क्यों नहीं मार देते? आदमी ने अपनी जेब से हथियार निकाला और दोनों विरोधियों के पास गया, लेकिन इस समय तक वे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि एक को गोली मारने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि दूसरे को चोट लगने का खतरा था। उसी समय बर्था किर्चर ने राजकुमार की कृपाण के साथ उनके चारों ओर चक्कर लगाया, लेकिन वह कोई मौका नहीं पा सकी। बार बार दोनों आदमी फर्श पर गिरते रहे, जब तक कि टार्ज़न ने दूसरे के गले को पकड़ नहीं लिया, जिसके खिलाफ मेटाक लगातार लड़ रहा था, और धीरे धीरे, जब विशाल उंगलियां बंद हो गईं, दूसरे की पागल आंखें उसके लाल चेहरे से बाहर निकल आईं, उसके जबड़े खुले और टार्ज़न के कंधे पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी, और फिर अचानक घृणा और क्रोध की अधिकता में बंदर आदमी ने राजकुमार के शरीर को अपने सिर के ऊपर उठा लिया और अपनी बड़ी भुजाओं की पूरी ताकत से उसे कमरे के पार और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जहां वह नीचे शेरों के गड्ढे में एक भयानक धमाके के साथ गिरा। जैसे ही टार्ज़न अपने साथियों की ओर मुड़ा, लड़की तलवार लिए खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें बड़ी और धुंधली थीं और आंसू बह रहे थे, जबकि उसके संवेदनशील होंठ कांप रहे थे जैसे कि वो किसी दबी हुई भावना को बाहर निकालने वाली हो, जिसे उसकी तेजी से उठती और गिरती छाती स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थी कि वह नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रही थी। अगर हमें यहाँ से निकलना है, बंदर आदमी ने कहा, हम कोई समय नहीं गंवा सकते। आखिरकार हम साथ हैं और देरी से कुछ हासिल नहीं हो सकता। अब सवाल सबसे सुरक्षित रास्ता है। जो जोड़ा हमसे बचकर भागा था, वह जाहिर तौर पर छत पर जाने वाले रास्ते से चला गया और उसने हमारे खिलाफ जाल बिछा दिया ताकि हम उस दिशा में कट जाएं। नीचे हमारे पास क्या मौका है? तुम उस तरफ से आई हो, और वह लड़की की ओर मुड़ा।
सीढ़ियों के नीचे एक कमरा है, उसने कहा, जो हथियारबंद लोगों से भरा हुआ है। मुझे संदेह है कि हम उस रास्ते से गुजर पाएंगे। तभी ओटोबू ने खुद को बैठा हुआ पाया। तो तुम मर नहीं गए हो? बंदर आदमी ने आश्चर्य से कहा। आओ, तुम्हें कितनी चोट लगी है? नीग्रो सावधानी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपने हाथ पैर हिलाए और अपने सिर को टटोला। ओटोबू को कोई चोट नहीं लगी है, बवाना, उसने जवाब दिया, सिर्फ उसके सिर में बहुत दर्द है। अच्छा, बंदर आदमी ने कहा, क्या तुम वामाबो देश लौटना चाहते हो? हाँ, बवाना, तो फिर हमें शहर से सबसे सुरक्षित रास्ते से ले चलो। कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है, अश्वेत ने उत्तर दिया, और अगर हम गेट तक पहुंच भी गए तो भी हमें लड़ना पड़ेगा। मैं आपको इस इमारत से एक गली तक ले जा सकता हूं जहां रास्ते में किसी से मिलने का खतरा कम है। उसके आगे हमें खोजे जाने का जोखिम उठाना चाहिए। आप सभी ने इस दुष्ट शहर के लोगों की तरह ही कपड़े पहने हैं, इसलिए शायद हम किसी की नज़र में न आए, लेकिन गेट पर यह एक अलग मामला होगा, क्योंकि रात में किसी को भी शहर छोड़ने की अनुमति नहीं है। बहुत अच्छा, बंदर आदमी ने उत्तर दिया, आओ हम अपने रास्ते चलें। ओटोबू उन्हें बाहरी कमरे के टूटे हुए दरवाजे से ले गया और गलियारे से होते हुए वह दाईं और दूसरे अपार्टमेंट में चला गया। वे इसे पार करके आगे एक गलियारे में पहुंचे और अंत में कई कमरों और गलियारों को पार करते हुए वह उन्हें सीढ़ियों से नीचे एक दरवाजे तक ले गया जो सीधे महल के पीछे एक साइड स्ट्रीट पर खुलता था। शहर की सड़कों पर दो आदमी, एक औरत और एक अश्वेत गुलाम इतने असाधारण नहीं थे कि उन पर टिप्पणी की जाए। तीनों यूरोपीय लोग जब फ्लेयर्स के नीचे से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक ऐसा क्षण चुनने का ध्यान रखा जब कोई राहगीर उन्हें न देख सके, लेकिन आर्केड की छाया में उन्हें पहचाने जाने का कोई खतरा नहीं था। वे गेट तक की दूरी का एक अच्छा हिस्सा बिना किसी दुर्घटना के तय कर चुके थे जब शहर के मध्य भाग से उनके कानों में एक बहुत बड़े हंगामे की आवाज आई। इसका क्या मतलब है? टार्जन ने ओटोबू से पूछा, जो अब हिंसक रूप से कांप रहा था। गुरुजी, उसने उत्तर दिया, उन्होंने शहर के मेरवेजा के महल में जो कुछ हुआ था उसका पता लगा लिया है। उसका बेटा और लड़की भाग निकले और उन्होंने सैनिकों को बुलाया जिन्होंने अब निस्संदेह वेजा का शव खोज लिया है। मुझे आश्चर्य है, टार्जन ने कहा, क्या उन्हें उस पार्टी का पता चल गया है जिसे मैंने खिड़की से बाहर फेंक दिया था? बर्था किर्चा, जो उनकी बातचीत को समझने के लिए बोली को पर्याप्त रूप से समझती थी, ने टार्जन से पूछा कि क्या वह जानता था कि जिस आदमी को उसने खिड़की से फेंका था वह राजा का बेटा था। बंदर आदमी हंसा। नहीं, उसने कहा, मुझे नहीं पता था। इससे मामला और जटिल हो जाता है, कम से कम अगर वे उसे पा गए हैं। अचानक उनके पीछे की हलचल के ऊपर बिगुल की स्पष्ट ध्वनि सुनाई दी। ओटोबू ने अपनी गति बढ़ा दी। जल्दी करो, मास्टर, वह चिल्लाया, यह उससे भी बदतर है जितना मैंने सोचा था। क्या मतलब है तुम्हारा? टार्जन ने पूछा। किसी कारण से राजा के रक्षकों और राजा के सिंहों को बुलाया जा रहा है। मुझे डर है, हे बवाना, कि हम उनसे बच नहीं सकते। लेकिन उन्हें हमारे लिए क्यों बुलाया जाना चाहिए, यह मैं नहीं जानता। लेकिन अगर ओटोबू को नहीं पता था तो टार्जन को कम से कम अंदाजा था कि उन्हें राजा के बेटे का शव मिल गया है। एक बार फिर बिगुल की आवाज रात की हवा में ऊंची और स्पष्ट रूप से गूंज उठी। क्या और शेर बुला रहे हैं? टार्जन ने पूछा। नहीं, गुरुजी, ओटोबू ने उत्तर दिया। वे तोते को बुला रहे हैं। वे कुछ मिनटों तक चुपचाप तेजी से आगे बढ़ते रहे, तभी उनका ध्यान ऊपर उड़ते एक पक्षी के पंख फड़फड़ाने की आवाज पर गया। उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि एक तोता उनके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहा था। यहाँ तोते हैं, ओटोबू, टार्जन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या वे हमें तोतों से मारने की उम्मीद करते हैं? जब पक्षी अचानक शहर की दीवार की ओर उनके आगे निकल गया तो नीग्रो करा उठा। अब हम सचमुच खो गए हैं, मास्टर, अश्वेत चिल्लाया। जिस पक्षी ने हमें पाया है वह गार्ड को चेतावनी देने के लिए गेट पर उड़ गया है। आओ ओटोबू, तुम क्या बात कर रहे हो? टार्जन ने चिढ़कर कहा। क्या तुम इतने लंबे समय से इन पागलों के बीच रह रहे हो कि तुम खुद पागल हो गए हो? नहीं, गुरुजी, ओटोबू ने उत्तर दिया। मैं पागल नहीं हूँ, आप उन्हें नहीं जानते।
ये भयानक पक्षी बिना दिल या आत्मा के इंसानों जैसे हैं। वे जुजा के इस शहर के लोगों की भाषा बोलते हैं। वे राक्षस हैं गुरुजी, और जब वे पर्याप्त संख्या में होंगे तो वे हम पर हमला करके हमें मार भी सकते हैं। हम गेट से कितनी दूर हैं? टार्ज़न ने पूछा। हम बहुत दूर नहीं हैं, नीग्रो ने उत्तर दिया। इस अगले मोड़ से आगे हम इसे हमसे कुछ कदम आगे देखेंगे। लेकिन पक्षी हमसे पहले वहां पहुंच चुका है और अब तक वे पहरेदारों को बुला रहे हैं। इस कथन की सच्चाई लगभग तुरंत ही उन कई आवाज़ों से संकेतित हो गई जो स्पष्ट रूप से उनके ठीक आगे आदेशों में उठी थीं, जबकि पीछे से पीछा करने के बढ़ते सबूत आ रहे थे, जोरदार चीखें और शेरों की दहाड़। कुछ कदम आगे पूर्व दिशा से एक संकरी गली खुलती थी जिस पर वे चल रहे थे, और जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, उसकी काली छाया से एक शक्तिशाली शेर की आकृति उभरी। ओटोबू अपनी जगह पर रुक गया और टार्ज़न के पीछे पीछे हट गया। देखो मास्टर, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जंगल का एक बड़ा काला शेर। टार्ज़न ने अपनी कमर पर लटकी तलवार निकाली। हम वापस नहीं जा सकते, उसने कहा। शेर, तोते या इंसान, सब एक ही होंगे, और वह गेट की दिशा में आगे बढ़ गया। शहर की सड़क पर जो हवा चल रही थी, वह टार्ज़न से शेर की ओर चली गई, और जब बंदर आदमी जानवर के कुछ गज के भीतर पहुंच गया, जो अब तक चुपचाप उन्हें देख रहा था, तो अपेक्षित दहाड़ के बजाय जानवर के गले से कराह निकली। बंदर आदमी को राहत की एक बहुत ही निश्चित भावना का एहसास हुआ। ये गड्ढे का नुमा है, उसने अपने साथियों और ओटोबू को वापस बुलाया। डरो मत, ये शेर हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नुमा आगे बढ़कर बंदर आदमी के पास गया और फिर मुड़कर संकरी गली में उसके साथ साथ चलने लगा। अगले मोड़ पर वे गेट के पास पहुंचे, जहां कई लपटों के नीचे उन्होंने कम से कम 20 योद्धाओं के एक समूह को उन्हें पकड़ने के लिए तैयार देखा, जबकि विपरीत दिशा से पीछा करने वाले शेरों की दहाड़ें उनके करीब आ रही थीं, जो अब उनके सिर के चारों ओर चक्कर लगा रहे कई तोतों की चीखों के साथ मिल रही थीं। टार्ज़न रुक गया और युवा एविएटर की ओर मुड़ा। तुम्हारे पास कितने राउंड गोला बारूद बचे हैं? उसने पूछा। मेरी पिस्तौल में 7 कारतूस हैं, स्मिथ ओल्डविक ने उत्तर दिया, और शायद मेरी ब्लाउज की जेब में 1 दर्जन से अधिक कारतूस हैं। मैं उन पर हमला करने जा रहा हूँ, टार्ज़न ने कहा। ओटोबू, तुम महिला के बगल में रहो। ओल्डविक, तुम और मैं आगे चलेंगे, तुम मेरे बाईं ओर। मुझे लगता है कि हमें नुमा को ये बताने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है कि उसे क्या करना है, क्योंकि तब भी विशाल शेर अपने नुकीले दांत दिखा रहा था और पहरेदारों पर भयंकर रूप से गुर्रा रहा था, जो इस प्राणी के सामने असहज लग रहे थे, जिससे वे सभी अन्य प्राणियों से ज्यादा डरते थे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ओल्डविक, बंदर आदमी ने कहा, एक गोली चलाओ। इससे वे डर सकते हैं, और उसके बाद केवल तभी गोली चलाओ जब आवश्यक हो। सब तैयार हैं, चलो चलें। और वह गेट की ओर आगे बढ़ा। उसी समय स्मिथ ओल्डविक ने अपना हथियार निकाला और एक पीले कोट वाला योद्धा चिल्लाया और अपने चेहरे पर आगे की ओर झुक गया। 1 मिनट के लिए बाकी लोगों में घबराहट के लक्षण दिखे, लेकिन एक, जो एक अधिकारी लग रहा था, ने उन्हें इकट्ठा किया। अब, टार्ज़न ने कहा, सब एक साथ, और वह गेट की ओर भागना शुरू कर दिया। साथ ही शेर, जाहिर तौर पर टारमंगनी के उद्देश्य को भांपते हुए, गार्ड की ओर पूरी तरह से टूट पड़ा। अपरिचित हथियार की आवाज़ सुनकर घबराए हुए पहरेदारों की कतारें उस बड़े जानवर के भयंकर हमले के सामने टूट गईं। अधिकारी ने बेकाबू गुस्से में चिल्लाते हुए कई आदेश दिए, लेकिन प्रकृति के पहले नियम का पालन करते हुए और जंगल के काले निवासी के अपने अंतर्निहित भय से प्रेरित होकर राक्षस से बचने के लिए दाएं बाएं भाग गए। भयंकर गुर्राहट के साथ नुमा दाएं मुड़ा और अपने खुरदुरे पंजों से उन मुट्ठी भर डरे हुए पहरेदारों पर दाएं बाएं हमला किया जो उससे बचने की कोशिश कर रहे थे, और फिर टार्ज़न और स्मिथ ओल्डविक ने दूसरों के साथ मिलकर हमला किया। एक पल के लिए उनका सबसे दुर्जय विरोधी कमांड में मौजूद अधिकारी था। उसने अपनी घुमावदार कृपान को केवल एक कुशल व्यक्ति की तरह इस्तेमाल किया जब वह टार्ज़न का सामना कर रहा था, जिसके लिए उसके अपने हाथ में मौजूद समान हथियार सबसे अपरिचित था। स्मिथ ओल्डविक वानर मानव को मारने के डर से गोली नहीं चला सका। जब अचानक उसे निराशा हुई,
उसने देखा कि जुजान योद्धा ने अपने प्रतिद्वंद्वी को बड़े करीने से निहत्था करते हुए टार्जन का हथियार उसके हाथ से उड़ गया। एक चीख के साथ साथी ने अंतिम वार के लिए अपनी कृपाण उठाई, जो वानरों के टार्जन के सांसारिक जीवन को समाप्त कर देगी। जब वानर मानव और स्मिथ ओल्डविक दोनों को आश्चर्य हुआ, साथी ने कठोरता से अकड़न की। उसका हथियार उसके ऊपर उठे हाथ की नसों से गिर गया, उसकी पागल आंखें ऊपर की ओर मुड़ गईं और उसके खुले होठों पर झाग निकल आया। गला घोंटने की पीड़ा में हाँफते हुए साथी ने टार्जन के पैरों पर आगे की ओर झुक गया। टार्जन झुका और मृत व्यक्ति का हथियार उठा लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसने मुड़कर उस युवा अंग्रेज की ओर देखा। यह आदमी मिर्गी का रोगी है, स्मिथ ओल्डविक ने कहा। मुझे लगता है कि उनमें से कई लोग मिर्गी के रोगी हैं। उनकी नर्वस स्थिति अच्छी नहीं है, एक सामान्य आदमी तुम्हें पकड़ लेता। अन्य गार्डमैन अपने नेता के चले जाने से पूरी तरह हताश लग रहे थे। वे गेट के बाईं ओर सड़क के दूसरी ओर एकत्रित थे, अपनी आवाज में चिल्ला रहे थे और उस दिशा में देख रहे थे जहां से सुदृढ़ीकरण की आवाजें आ रही थीं, मानो वे उन लोगों और शेरों को उकसा रहे हों जो पहले से ही भगोड़ों के आराम के लिए बहुत करीब थे। 6 गार्डमैन अभी भी गेट से अपनी पीठ सटाए खड़े थे। उनके हथियार फ्लेयर्स की रोशनी में चमक रहे थे और उनके चर्मपत जैसे चेहरे क्रोध और आतंक के भयानक रूप में विकृत हो गए थे। नूमा ने भागते हुए 2 योद्धाओं का पीछा किया था जो इस समय दीवार के समानांतर सड़क पर थे। बंदर आदमी स्मिथ ओल्डविक की ओर मुड़ा। तुम्हें अब अपनी पिस्तौल का इस्तेमाल करना होगा, उसने कहा, और हमें इन लोगों से तुरंत निपटना होगा। और जैसे ही युवा अंग्रेज ने गोली चलाई, टार्जन उसके करीब पहुंच गया, जैसे कि उसे पहले से ही पता नहीं था कि कृपाण के साथ वह इन प्रशिक्षित तलवारबाजों का मुकाबला नहीं कर सकता। स्मिथ ओल्डविक की पहली 2 गोलियों से 2 आदमी गिर गए और फिर वह झुक गया, जबकि बाकी 4 लोग अलग हो गए, 2 एविएटर की ओर और 2 टार्जन की ओर। बंदर आदमी अपने एक विरोधी के करीब पहुंचने की कोशिश में दौड़ा, जहां दूसरे की कृपाण तुलनात्मक रूप से बेकार थी। स्मिथ ओल्डविक ने अपने हमलावरों में से एक को सीने में गोली मारकर गिरा दिया और दूसरे पर अपना ट्रिगर खींच दिया, लेकिन हथौड़ा बेकार में खाली चैम्बर पर गिर गया। उसके हथियार में कारतूस खत्म हो चुके थे और योद्धा अपनी धारदार, चमचमाती कृपाण के साथ उस पर हमला कर रहा था। टार्जन ने अपना हथियार सिर्फ एक बार उठाया और वह भी अपने सिर पर एक क्रूर वार करने के लिए। फिर वह अपने हमलावरों में से एक पर था और इससे पहले कि वह अपना संतुलन वापस पा सके और वार करने के बाद पीछे की ओर छलांग लगा सके, बंदर आदमी ने उसे गर्दन और जांघ से पकड़ लिया। टार्जन का दूसरा विरोधी एक तरफ बढ़ रहा था जहां वह अपने हथियार का इस्तेमाल कर सकता था, और जैसे ही उसने टामंगनी की गर्दन के पीछे वार करने के लिए ब्लेड उठाया, उसने अपने साथी के शरीर को ऊपर की ओर घुमाया ताकि वार की पूरी ताकत उस पर लगे। ब्लेड योद्धा के शरीर में गहराई तक धंस गया, जिससे एक भयानक चीख निकली, और फिर टार्जन ने मरते हुए आदमी को अपने अंतिम विरोधी के चेहरे पर फेंक दिया। स्मिथ ओल्डविक, जो अब पूरी तरह से असहाय और दबाव में था, ने उस पर सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसका हथियार खाली हो गया है, तभी उसके बाएं से काले बालों वाली एक भयंकर बिजली उसके प्रतिद्वंद्वी के सीने पर गिरी। जुजान नीचे गिर गया, उसका चेहरा गड्ढे के नुमा के शक्तिशाली जबड़े के एक झटके से कट गया। इन तेजी से घटित होने वाली घटनाओं के समापन के लिए आवश्यक कुछ सेकंड में ओटोबू ने बर्था किरचर को गेट तक खींच लिया था, जिसे उसने खोल दिया था, और सक्रिय गार्डमैन के अंतिम व्यक्ति को परास्त करने के साथ पार्टी पागल शहर जुजा से बाहर बाहरी अंधेरे में चली गई। उसी क्षण आधा दर्जन शेर वापस चौक की ओर जाने वाली सड़क के आखिरी मोड़ पर पहुंचे, और उन्हें देखते ही गड्ढे के नुमा ने चक्कर लगाया और हमला कर दिया। एक पल के लिए शहर के शेर अपनी जगह पर खड़े रहे, लेकिन केवल एक पल के लिए, और फिर काले जानवर के उन पर हमला करने से पहले वे मुड़े और भाग गए, जबकि टार्जन और उसका दल बगीचे से परे जंगल के कालेपन की ओर तेजी से आगे बढ़ गया। क्या वे शहर से बाहर तक हमारा पीछा करेंगे? टार्जन ने ओटोबू से पूछा। रात में नहीं, काले ने उत्तर दिया। मैं 5 साल से यहाँ गुलाम हूँ, लेकिन मैंने कभी इन लोगों को रात में शहर छोड़ते नहीं देखा। अगर वे दिन में जंगल से बाहर जाते हैं, तो वे आमतौर पर वापस लौटने से पहले दूसरे दिन की सुबह तक इंतजार करते हैं,
क्योंकि उन्हें अंधेरे के बाद काले शेरों के देश से गुजरने में डर लगता है। नहीं, मुझे लगता है, मालिक, कि वे आज रात हमारा पीछा नहीं करेंगे, लेकिन कल वे आएंगे, और हे बवाना, तब वे निश्चित रूप से हमें या हम में से जो बचे हैं, उन्हें पकड़ लेंगे, क्योंकि जब हम उनके जंगल से गुजरेंगे, तो हम में से कम एक को काले शेरों की मार झेलनी पड़ेगी। जैसे ही वे बगीचे को पार कर रहे थे, स्मिथ ओल्डविक ने अपनी पिस्तौल की मैगजीन को फिर से भरा और चैम्बर में एक कारतूस डाला। लड़की चुपचाप टार्जन के बाईं ओर, उसके और एविएटर के बीच चली गई। अचानक बंदर आदमी रुक गया और शहर की ओर मुड़ गया। उसका शक्तिशाली शरीर, हीरोग के सैनिकों की पीली पोशाक पहने हुए, सितारों की रोशनी के नीचे दूसरों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उन्होंने उसे अपना सिर उठाते देखा और उन्होंने उसके होठों से अपने साथियों को पुकारते हुए एक शेर की करुण ध्वनि सुनी। स्मिथ ओल्डविक ने अपने शरीर में एक अलग सिहरन महसूस की, जबकि ओटोबो भयभीत आश्चर्य में अपनी आंखों की सफेदी को घुमाते हुए, कांपते हुए अपने घुटनों पर गिर गया। लेकिन लड़की रोमांचित हो गई और उसने महसूस किया कि उसका दिल एक अजीब उल्लास में धड़क रहा है, और फिर वह जानवर आदमी के करीब आ गई जब तक कि उसका कंधा उसकी बांह को छू नहीं गया। ये कृत्य अनैच्छिक था और एक पल के लिए उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि उसने क्या किया है, और फिर वह चुपचाप पीछे हट गई, इस बात के लिए शुक्रगुजार थी कि सितारों की रोशनी उसके साथियों की आंखों को उसके गालों पर छाई लाली को दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। फिर भी वह उस आवेग के लिए शर्मिंदा नहीं थी जिसने उसे प्रेरित किया था, बल्कि उस कृत्य के लिए शर्मिंदा थी जिसे वह जानती थी कि अगर टार्जन ने इसे देखा होता, तो उसे यह घृणित लगता। पागलों के शहर के खुले द्वार से शेर की चीख सुनाई दी। छोटा समूह वहीं खड़ा रहा, जब तक कि उन्हें काले शेर का भव्य आकार दिखाई नहीं दिया, जो पगडंडी पर उनके पास आ रहा था। जब वह फिर से उनके पास आया, तो टार्जन ने एक हाथ की उंगलियां काले अयाल में फंसा ली और एक बार फिर जंगल की ओर चल पड़ा। उनके पीछे, शहर से, भयानक आवाज़ों का कोलाहल उठ रहा था, शेरों की दहाड़, चीखते तोतों की कर्कश आवाज़ों और पागलों की पागल चीखों के साथ मिल रही थी। जैसे ही वे जंगल के स्टाइजियन अंधेरे में दाखिल हुए, लड़की एक बार फिर अनजाने में बंदर आदमी के करीब आ गई, और इस बार टार्जन को संपर्क का एहसास हुआ। वो खुद बिना किसी डर के, फिर भी सहज रूप से समझ गया कि लड़की कितनी भयभीत होगी। अचानक दयालु आवेग से प्रेरित होकर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने हाथों में ले लिया, और इस तरह वे अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे, पगडंडी के अंधेरे में टटोलते हुए। 2 बार जंगल के शेर उनके पास आए, लेकिन दोनों ही मौकों पर गड्ढे के नुमा की गहरी दहाड़ ने उनके हमलावरों को भगा दिया। कई बार उन्हें आराम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि स्मिथ ओल्डविक लगातार थकावट के कगार पर था, और सुबह होने पर टार्जन को उसे घाटी के तल से खड़ी चढ़ाई पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।